हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका एक पार्ट आपके पास पहुंच गया है, दूसरा पार्ट आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, प्रत्यावाहन की व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्यावाहन की व्यवस्था मतलब वापस बुलाने की व्यवस्था कहाँ पाई जा रही भाई? प्रश्न नंबर 28 में देखिए, ये कहाँ पाई जा रही? भारत में या स्विट्जरलैंड में या इंग्लैंड में या जापान में? प्रत्यावाहन की व्यवस्था कहाँ पाई जा रही है? भारत में, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में या जापान में? बताने का प्रयास करें। प्रत्यावाहन की व्यवस्था पाई जाती है भाई स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के कैंटनों में यहाँ पे वापस बुलाने की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण क्या है भाई? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत के राज्य प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण है, या स्विट्जरलैंड कैंटन, या अमेरिकी राज्य, या सोवियत गणराज्य। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रत्यावाहन की व्यवस्था कहाँ पाई जा रही है, वापस बुलाने की व्यवस्था कहाँ पाई जा रही है? स्विट्जरलैंड में। तो आपसे पूछा जा रहा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण, तो ये स्विट्जरलैंड कैंटन में है, प्रत्यावाहन की व्यवस्था वहीं पाई जाती है, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड के कैंटन है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। लोक निर्णय का प्रावधान कहाँ पर है? लोक निर्णय, तो लोक निर्णय का प्रावधान अमेरिका में है, या भारत में है, या स्विट्जरलैंड में है, या सोवियत संघ में है? सेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रश्नों पर विशेष गौर करते चलिए। मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर करके आपसे पूछा जा रहा है। लोक निर्णय का प्रावधान कहाँ पर है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। लोक निर्णय का प्रावधान स्विट्जरलैंड में है भाई। प्रत्यावाहन या प्रत्यक्ष लोकतंत्र या लोक निर्णय, ये सब प्रावधान स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता धनिक वर्ग द्वारा निर्वाचन होता है, या कुलीन वर्ग द्वारा निर्वाचन होता है, या निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन होता है, या जन प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन होता है। चलिए बताएं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ऑप्शन को पहले समझ लिया करें, तब उत्तर करें। सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमुख विशेषता है निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख गुण क्या है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख गुण क्या है? राज्य के हितों का संरक्षण होता है, या श्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन होता है, या अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, या अल्पमतों की उपेक्षा होती है? प्रश्न नंबर 32 के ऑप्शन को देखें, फिर उत्तर दें।
बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख गुण, तो प्रमुख गुण है इसका अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख गुण है अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख दोष क्या है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख दोष अस्थायी सरकारी होती है, या अनुत्तरदायी में वृद्धि होती है, या निर्धनों का निर्वाचन कठिन होता है, या निर्वाचक व प्रतिनिधियों में संबंध नहीं होता है। आपको देखने से लग रहा होगा कि सारे उत्तर सही हैं, पर जो सुस्पष्ट और अच्छा उत्तर है आपका वो ऑप्शन भाई दा है। प्रश्न नंबर 33 में ऑप्शन दा, निर्वाचक व प्रतिनिधियों में संबंध नहीं हो पाता है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख दोष है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता आवश्यक मानता है। कौन मानता है भाई? मतदान वही करेगा, वोट वही देगा जिसके पास संपत्ति होगी। संपत्ति संबंधी योग्यता आवश्यक मानता है, तो कौन मान रहा है भाई? जे.एस. मिल मानते हैं, या लास्की मानते हैं, या कार्ल मार्क्स मानते हैं, या गांधी मानते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रवर्तक कौन हैं? जिसमें उसने कहा संपत्ति संबंधी योग्यता आवश्यक होनी चाहिए, तो ये मानने वाले भाई कौन थे? जे.एस. मिल। संपत्ति संबंधी योग्यता आवश्यक मानते हैं जे.एस. मिल। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35 पे, निरक्षर व्यक्तियों को वोट देने का विरोध किसने किया? निरक्षर व्यक्तियों को वोट देने का विरोध किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है, या जे.एस. मिल ने, या लास्की ने, या गांधी जी ने? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर दें भाई। तो संपत्ति संबंधी योग्यता को महत्व देने वाले ने कहा जो व्यक्ति निरक्षर हैं, जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं, जो साक्षर नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार शिक्षित व्यक्तियों को होना चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं कौन भाई? अब तो आप समझ गए होंगे, जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अच्छा है, क्योंकि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अच्छा है, क्योंकि ये कमजोर वर्गों के लोगों को चुनाव लड़ने में अच्छे अवसर प्रदान करता है। अपने प्रतिनिधि चुनने में ये जनता को अधिक स्वतंत्रता देता है। इसमें उपचुनाव कराना आसान है। यह इससे सरकार को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 36 में देखें, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऑप्शन बा ही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि अपने प्रतिनिधि चुनने में यह जनता को अधिक स्वतंत्रता देता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, इसीलिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 37, लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के निम्न में से कौन से वास्तविक कार्य हैं? लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के वास्तविक कार्य, चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। सरकार को लोक इच्छा के प्रति अनुक्रियाशील बनाए रखना। क्या है? लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के निम्न में से कौन से वास्तविक कार्य हैं? सरकार को लोक इच्छा के प्रति अनुक्रिया बनाए रखना,
या सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं के चयन के लिए नागरिकों को एकत्र करना। आगे आ जाएं। यदि आवश्यक हो तो समय समय पर सरकार परिवर्तित करना या प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणाली का पोषण करना। इसमें से कूट के माध्यम से आपको बताना है क्या क्या सही है। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो कूट में आपको लग रहा होगा प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणाली का पोषण करना सही लगता है। यदि आवश्यक हो तो समय समय पर सरकार परिवर्तित करना, ये सही है। तो 3 4 तो सही है। 3 4 किसमें है देख लें भाई, 1 2 है इसमें, तो ये तो कट गया। इसमें 4 है नहीं, ये कट गया। इसमें 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4। 1 2 पे हम देख लेते हैं और वही उत्तर आपको मानेंगे। सा में 1 2 3 4 है, दा में 2 3 4 है। देखते हैं। सरकार को लोक इच्छा के प्रति अनुक्रियाशील बनाए रखना या सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं के चयन के लिए नागरिकों को एकत्र करना, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हो सकता है भाई। आजकल विशाल देश हैं, आज बड़े बड़े देश हैं, ये काम नहीं हो सकता है। तो आपका 1 3 और 4 सही है। तो 1 3 4 किसमें है? ऑप्शन सा में। आपका ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल संभव है विशाल जनसंख्या वाले देशों में? नहीं भाई। साम्राज्यों में? तो साम्राज्यों में भी नहीं। छोटे छोटे राज्यों में, हाँ, छोटे छोटे राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव हो सकता है। विशाल संघ प्रणाली वाले राज्यों में नहीं भाई। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है छोटे छोटे राज्यों में। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है? स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है? 6 कैंटनों में या 8 कैंटनों में या 10 कैंटनों में या 12 कैंटनों में? स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है? जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, जहाँ पे निर्वाचन की प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जा रही है, तो स्विट्जरलैंड के 6 कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है। 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाएं। निम्नांकित में से कौन सी विधि भारत में राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? भारत के राज्यसभा के चुनाव में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ये प्रत्यक्ष विधि है? नहीं। अप्रत्यक्ष विधि है? हाँ, यही सही है। ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष, ये गलत। ना अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, ये भी गलत। भारत के राज्यसभा चुनाव में प्रयुक्त होने वाली विधि है अप्रत्यक्ष विधि। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। वयस्क मताधिकार के आलोचक कौन हैं? वयस्क मताधिकार के आलोचक कौन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ये लेकी महोदय हैं, हाँ भाई, इन्होंने आलोचना की है। सर हेनरी मेन है, इन्होंने भी वयस्क मताधिकार की आलोचना की है। मैकाले ने भी वयस्क मताधिकार की आलोचना की है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन द, वयस्क मताधिकार के आलोचक उपर्युक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं।
किसने कहा कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार एक विशाल अपहरण होगा? किसने कहा कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार एक विशाल अपहरण होगा और यदि इंग्लैंड में इसका प्रयोग होगा तो कुछ अर्धनग्न मछुए उल्लुओं तथा लोमड़ियों के साथ यूरोप के महानगरों के खंडहरों का आपस में बंटवारा कर लेंगे। किसने कहा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार एक विशाल अपहरण होगा और यदि इंग्लैंड में इसका प्रयोग होगा तो कुछ अर्धनग्न मछुए उल्लुओं तथा लोमड़ियों के साथ यूरोप के महानगरों के खंडहरों का आपस में बंटवारा कर लेंगे। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले भाई कौन थे? बेंथम थे या मैकाले थे या जॉन स्टुअर्ट मिल थे या रूसो थे? प्रश्न नंबर 42 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा विचार देने वाले भाई लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध करने वाला विचारक कौन है? प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध करने वाला विचारक कौन है भाई? तो ये रूसो महोदय हैं या जे.एस. मिल या लास्की या बर्ट्रैंड रसल? प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध करने वाला विचारक कौन है? प्रश्न नंबर 43 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये रूसो महोदय हैं या जे.एस. मिल, लास्की या बर्ट्रैंड रसल? तो प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध करने वाले विचारक थे भाई रूसो महोदय। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मसीहा हैं। प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध करने वाले विचारक रूसो महोदय हैं। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। बेंथम किसका समर्थन करता है? बेंथम किसका समर्थन करता है? खुले मतदान का जे.एस. मिल करते हैं भाई। गुप्त मतदान का, हाँ, गुप्त मतदान का समर्थन बेंथम महोदय करते हैं। हाथ उठाकर मतदान करना नहीं, लाठी द्वारा मतदान नहीं, खुला मतदान नहीं, ये सब जे.एस. मिल करते हैं। बेंथम किसका समर्थन करता है? गुप्त मतदान का। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। जे.एस. मिल किसका समर्थन नहीं करता? जे.एस. मिल किसका समर्थन नहीं कर रहा है भाई? खुले मतदान का नहीं करता या गुप्त मतदान का नहीं करता या बहुल मतदान का नहीं करता या सभी का नहीं करता है? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो जे.एस. मिल किसका समर्थन नहीं करता है? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें। जे.एस. मिल किसका समर्थन नहीं कर रहा है? तो जे.एस. मिल भाई समर्थन नहीं करता है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बा गुप्त मतदान का समर्थन बेंथम करता है, जे.एस. मिल नहीं करता। 45 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। जे.एस. मिल खुला मतदान का समर्थन नहीं करता, गुप्त मतदान का समर्थन नहीं करता। गुप्त मतदान के समर्थक बेंथम करते हैं, बेंथम करते हैं। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है। इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति जनता की देखरेख में और उसकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप में करना चाहिए। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 46 में देखिए उसी प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है। उसी प्रश्न को ये वक्तव्य में दे दिया गया है। मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है। इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति जनता की देखरेख में और उसकी आलोचना को सहते हुए
खुले रूप में करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था बेंथम गुप्त मतदान का समर्थक है और जे.एस. मिल खुले मतदान का समर्थक है, और यहाँ खुले मतदान के रूप में बात की जाइए रही है, तो ये कथन जे.एस. मिल का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। यह मत किसका है कि सार्वजनिक मताधिकार से पूर्ण संपूर्ण जनता को शिक्षण मिलना चाहिए। सार्वजनिक मताधिकार से पूर्ण संपूर्ण जनता को शिक्षण मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 47 का भाई ऑप्शन देख लें। जे.एस. मिल का मत है, या मैकाले का मत है, या लेकी महोदय का मत है, या सर हेनरी मेन का मत है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन देखें और उत्तर करने का प्रयास करें। यह मत किसका है कि सार्वजनिक मताधिकार से पूर्ण संपूर्ण जनता को शिक्षण मिलना चाहिए, तो ये मत भाई दिया है जे.एस. मिल महोदय ने। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। 1893 में किस देश के संविधान में संशोधन करके बहुल मतदान की शुरुआत की गई? 1893 में किस देश में संविधान में संशोधन हुआ? संशोधन होने के बाद बहुल मतदान की व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये बेल्जियम में शुरुआत की गई, या स्वीडन में, या डेनमार्क में, या इंग्लैंड में? 1893 में किस देश के संविधान में संशोधन करके बहुल मतदान की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई थी भाई बेल्जियम में। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। वह देश जहां कभी खुले मतदान की व्यवस्था प्रचलित रही, उस देश का नाम तय जहां पहले खुले में मतदान होता था, खुले मतदान की व्यवस्था थी। तो प्रसा में था, हाँ प्रसा में खुला मतदान था भाई। बेवेरिया में भी खुला मतदान था, डेनमार्क में भी खुला मतदान था। तो जब ये तीनों जगह खुला मतदान है, प्रसा, बेवेरिया, डेनमार्क, तो आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी जगह खुला मतदान प्रचलित था। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक करते रहें, और उसके बाद में अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय बन सके और हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करके आपके सामने अच्छा से अच्छा सेशन प्रश्नों का संग्रह ला सकें। चलिए प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। किस देश में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किस देश में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो फ्रांस में होता है। जो भारत में होता है? नहीं भाई, भारत में नहीं होता, फ्रांस में होता है भाई, फ्रांस में होता है। 50 नंबर क्वेश्चन का 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, नहीं होता। श्रीलंका में नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बा आपका सही होता। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।